अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो मुल्ज़िम मौजूद है जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बहू और उसकी आशना को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यानी कि ये उसका ससुर है और इसने गैरत के नाम पर 2 जानें ले ली। इसने ऐसा क्यों किया, इसी की जुबान से जानते हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? बाबा जी, नाम तो आपका बड़ा मोतबर है, तो आपने जो गुनाह किया है, जो जुर्म किया है, वो कोई इतनी अच्छी बात मैंने नहीं किया जी। किसने किया? मोहम्मद शरीफ ते मोहम्मद अपना गुलाम बास ते अब्दुर्रहमान। वो कौन है? वो मेरे रिश्तेदार हैं। आपकी बहू थी ये? हाँ जी। आपकी बहू को आपके रिश्तेदार क्यों कत्ल कर गए? वो जब मुंडा आया ना 12:30 का टाइम होना, कुड़ी ने बुलाया या वो आप आया, ये नहीं मैंने पता। मैं आपने आंखों से अपनी बहू की कोई ऐसी चीज नहीं देखी? मैंने नहीं कभी देखी थी, ना मुझे मालूम ही था, पहली दफा का वाक़या। आपको महसूस भी कभी नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ। यानी कि हो सकता है कि ये खाली ड्रामेबाजी हो। अच्छा, फिर? मैं वाशरूम से गया, वाशरूम से जब वापसी आया तो मैंने बैठ के जाना महसूस हुई जो मैं खड़का जाऊंगा। जब मैं अंदर गया ना तो 2 जने थे, एक के 4 भाई। कौन? एक को लड़का तो मेरी नौ बैठे हुए थे, लेट रहे थे। अच्छा। वो जब मैंने देखा दवा कपड़े पहन ला पे मैं। आपने उनको बरहना हालत में देखा है? हाँ जी, मैंने एक थप्पड़ उसके मारा, एक उसके मारा। अच्छा। और दोनों को पकड़ के ना लड़की जो आके मेरी वाइफ के पास आ गई, जो लड़का आपकी बीवी भी घर में थी तो आपकी बहू ने इतनी जुर्रत कर ली? वो कमरे में रात को बारिश पड़ी थी, वो कमरे में ये रात का वक्त था? हाँ जी, रात का। अच्छा, फिर? वो जब मैं फड़ के तो एक थप्पड़ मुंडे से मारा, उन्होंने मैं तू के अंदर कमरे तार देता। आपका बेटा कहाँ था? मैं कराची में काम करता। अच्छा, फिर जी ना मैं आपकी बेटी ਨੂੰ मैं कहा जी तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ फोन करो, बहू के घर वालों को? हाँ जी। मैनू कहने लगे तुसी मार दो, मैं कहा मेरे च इन्नी वाह नहीं। मेके कहने लगे बहू के? हाँ जी। अच्छा। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। फिर असी वो लड़के ने फोन किया, या लड़की का बाप था, वो कराची में था। उसको क्या वो कहने लगा जी मैं ना जी आपके आबे तो इन्हें भाइयों को खिलाना तो ले जाएंगे। जदों आए आउंदे ही जी उन्होंने सानू कोई गल नहीं कर दी, कोई कुहाड़ी ना डै पिया, कोई सोटे ना डै पिया। यानी लड़की के मैकों ने लड़की को मारा है? इन्होंने तिन्ना ने मारा। आपने बचाने की या बाहर मोहल्ले में एक शोर शराबा करने की कोशिश मैंने नहीं किया। मैं कमा जी आपके सामने उन्होंने लड़की को उसकी आशना को कत्ल कर दिया? वो जदों ना मुड़ के मैनू कहने लगा भी अगर जे तू ना बयान दिते ना तो मैं तेरे 2 बच्चे जेडे ना कराची काम कर दो मरवा दूंगा। ये क्या के गए आपको? हाँ जी, उस लड़की का दादा क्या के गया आपको? हाँ, वो बैठा रहा जी जब तक मैंने बयान नहीं दिए, मुझे पकड़ के लेकर इधर लाया ही नहीं, जब तक उत्थे बैठा रहा। अच्छा, फिर तो आज आपको अपने बेटों के कत्ल का या उनके डैमेज का डर नहीं है जो आज आप मुझे बयान दे रहे हैं, या उस दिन आपको डर था? लड़के उदों मेरे जदों इत्थे आ गया ना तो मैं उदों बयान बदल गया। सच अल्लाह को हाजिर नाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी आंखें वो देख रही हैं, हमारे कान वो सुन रहे हैं जो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। पर वो जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है ना, नीली छतरी वाला, वो उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है, तो वो मकाफाते अमल होता है। अगर आज इस केस से आप झूठ बोल के बच भी गए तो न जाने किसी ऐसी बीमारी या केस में फंस जाएंगे जहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। जानते हैं ना ये बात? देनदार अगले जान में देनदार है। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। किसी के किरदार में अगर कोई झोल है और आप उसे अपने रिश्ते में नहीं रखना चाहते, खा वो किसी किस्म का भी रिश्ता है, तो आपके पास इख्तियार है उसे रिश्ते से बेदखल करने का। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है। मैंने उसको बोला था भाई जान इसको ले जाओ, हमारी जान छोड़ो, हाथ बांधे उनके आगे, लेकिन वो नहीं लेके गए। नहीं लेके आउंदे ही रात को जिस वक्त आपने अपनी बहू को रंगे हाथों पकड़ा, उसकी कितनी देर बाद वो कत्ल हुई है? कोई घंटा 1.5 घंटा बाद जी। वो करीब ही रहते थे वहाँ पे? हाँ जी, वो आउंदे जाने टाइम लगा उन्होंने, इतना टाइम लगा। घंटा 1.5 घंटा आपने उस लड़के को क्यों बिठा के रखा? मैंने इसलिए बिठा के लाया, मनना नहीं सी जी ये तू सारे को ले जा। उन्होंने आते अपनी बेटी से कोई सवाल किया? कोई नहीं, मैं फड़ देगा तो डे पे मारना। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं की? लड़के से कोई सवाल किया? मैंने यही। आपने लड़के से कुछ पूछने की कोशिश की, तुम कौन और कहाँ से आए और कब से ताल्लुक है? मैंने मुँह कहने लगा मैं तो इन्होंने तेरी ने सत्या मैंने कहने लगा। आप उस लड़के को जानते थे पहले? हाँ जानते सब। कौन था वो? आपके घर में बेदर्दी से 2 लोगों का कत्ल होता है, आवाजें बाहर नहीं जाती क्या? जंगल तो नहीं है इलाका है, मैं देख के आई हूँ आप लोगों के घर। आप जो मुझे बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है?
वो तो हम पुलिस से ही पूछ लेंगे। नाज़रीन, ये जो मेरे सामने बुजुर्ग खड़े हैं जिन्होंने पहले आके थाने में बयान दिया कि मैं ये आला कत्ल लेके आ चुका हूँ और मैंने बेदर्दी से 2 लोगों को कत्ल कर दिया है। अब चूँकि चंद दिन के बाद वो अपना बयान बदलते हैं और वो कहते हैं कि वो लड़की जिसके घर वालों ने सुर्ख जोड़े में बया के इनके घर भेजी थी 4 माह कबल, वो खुद आए हैं और अपनी बेटी को बेदर्दी से कत्ल करके चले गए हैं और साथ में उसका आशना भी उन्होंने जान से मार दिया है। वो लड़की की फैमिली मंजर आम पर नहीं आई, उसके पीछे उनका बिरादरी का कल्चर था या कोई प्रेशर था या क्या था, ये बातें तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इंटरोगेट किया। हमारी पूरी कोशिश है कि सच्चाई आपके सामने रखी जाए। पुलिस ने क्या इंटरोगेट किया, इन्हीं से जानते हैं। SHO साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हक़ाइक़ क्या है? एक शख्स जो गिरफ्तारी देता है उसका बयान पहले कुछ है, फिर अचानक वो अपना बयान बदलता है, दिन दिहाड़े या रात के पहर 2 लोग कत्ल होते हैं, जंगल नहीं है, भरा हुआ गांव है, वो कोई ऐसा गांव भी नहीं जो पहलियों में दूर दूर घर हो, किसी को आवाज़ नहीं जाती है। मतलब क्या अंदर कोई मुर्गी ज़िबा तो नहीं हुई, 2 इंसान ज़िबा हुए हैं? जी बिल्कुल। तो कैसे ये सारा मामला हुआ, इसके पीछे कौन है असल कसूरवार? असल में जब पुलिस को इतला मिली, मैं अपनी पार्टी के साथ वहाँ पे मौके पे गया, तो सबसे पहले मैंने जब देखा वहाँ पे 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक लड़की थी और एक लड़के की थी। उनका इंटरोगेट किया, चेक किया मैंने। एक का नाम सफियान था, एक का नाम लड़की का रिमशा था। उस वक्त मौके पे घर पे मुझे सबसे पहले ये बंदा मिला मुझे, फ़कीर हुसैन। इसने कन्फेशन किया, इसने कहा कि मेरे घर में ये रात को तकरीबन 12 सवा 12 के करीब ये इंटर हुआ है। जब मैं वॉशरूम में गया हूँ और जब मुझे आवाज़ आई बैठक में से, तो मैं अंदर गया हूँ तो देखा है इन्हें गैर हालत में देखा, वरना हालत में मैंने देखा है। और मैंने ये बर्दाश्त नहीं कर सका मैंने इनको लेके आया, पकड़ के लेके आया, धक्के दिए, मारा और एक लड़के को मैंने बंद कर दिया कमरे में और लड़की को कत्ल कर दिया कमरे में बैठ के। अच्छा। एक लड़की को मारा, फिर मैंने लड़के को मारा, फिर मैंने इनके वुसाक जो थे, जिसका नाम ले रहा है शरीफ वगैरह, जो इनके बड़े करीबी अजीज हैं, उन्हें कॉल की, वो मौके पे आए, देखा उन्होंने मामला ये कहता। लेकिन FIR किसकी मुद्दत में थी? FIR जिनका कत्ल हुआ है लड़के के वालिद के, लड़की के घर वालों की तरफ से कोई किसी किस्म का स्टेप नहीं लिया? उन्होंने दी हुई है स्टेटमेंट, वो भी इसी का इल्जाम लगाते थे, इसी पे। और अब ये लड़की के मैके पे इल्जाम लगा रहा है कि इस बात में कोई सच्चाई आपको लगती है? नहीं, उस वक्त ये इसने कन्फेशन किया था, मेरे सामने किया था। यानी कि अभी ये किसी वकील के कहने पे बयान बदल रहा है? हाँ, मैंने इसे ये भी पूछा कि तुम एजड हो, ये सारा मामला कैसे कर सकते हो? पॉसिबल है कि इसने अपने बेटों के साथ मिलकर किया हो? हाँ, इसने कहा कि मुझे जब बंदे को गैरत आती तो बंदा कुछ कर बैठता है। न्यूली मैरिड लड़की किसी के इश्क में मुब्तला थी या इन्होंने महज शक की बुनियाद पर जो है ये सब कुछ किया है? नहीं, लड़का तो उनके घर में मौजूद था। ये औरत के ही हाथ में होता है कि वो अपने बेटे की तरबियत अच्छी करे, क्योंकि तरबियत मर्द जो होता है वो तो बाहर कमाने के लिए जाता है, उसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है, लेकिन मेजर जो होता है वो माँ का होता है। माँ जो है वो अगर अपने बेटे की अच्छी तरबियत करेगी, जो चीज़ औरत के लिए गलत है वो मर्द के लिए भी तो गलत है ना। हमारी सोसाइटी में जो सब कुछ गलत है वो सिर्फ औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। हालांकि दोनों को इक्वल लेके चलना चाहिए। जो चीज़ उनके लिए नहीं ठीक तो हमारे लिए भी नहीं ठीक, और जो हमारे लिए नहीं ठीक उनके लिए भी नहीं ठीक। अच्छा ही मर्द बनेगा और वो अपनी बीवी को भी प्रोटेक्ट करेगा, अपनी बेटी को भी, अपनी बहन को भी, उसके लिए भी अच्छा सोचेगा। क्योंकि एक मर्द जो है वो अगर अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करता है तो उससे आगे उसकी बेटी के साथ भी फर्दर वैसा ही अच्छा सलूक होता है। मैं हूँ, मेरी बहन है, हम दोनों तो अक्सर अपने भाइयों, दो भाई हैं मेरे, और दोनों को गाइड करते हैं कि उनके साथ ऐसे ना करना, उनको फ्रीडम देना, उनका ख्याल करना, क्योंकि ज़िंदगी मकाफाते अमल है। आप जैसा किसी के साथ करते हैं ना वो पलट के आपके ऊपर ही आता है। कतल ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਗੈਰਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੈਸੇ ਮਰਦ ਵੈਸੀ ਔਰਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਵੇਖ ਲਵੋ
ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं है तो फिर आप बेटी को दोष नहीं दे सकते हैं, बेटी को इल्ज़ाम आप नहीं दे सकते कि वो गलत है। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो बाप की तरबियत है, ठीक है। अगर बाप तरबियत अच्छी नहीं कर सकता तो उसको अपनी गैरत को फिर पर्दा डाल देना चाहिए। तो बेहतर ये है कि अपनी जिस तरह बेटों को दोस्त रखते हैं हम बेटियों को भी उसी तरह दोस्त रखें और दोनों को बराबर हकूक़ दें और दोनों की एक जितनी ही इस्लाह करें। मिलेंगे बेटी एहसास महरूमी में नहीं होगी, वो कभी भी बाहर जाके किसी से भी वो अपना हमदर्द नहीं समझेगी किसी को और किसी के साथ वो नहीं अटैच होगी। मर्द की गैरत ऐसी है कि जब उसकी बहन की तरफ कोई देखेगा ना तब वो जागती है, जब वो किसी की बहन की तरफ देखता है तब उसे कोई गैरत का नहीं पता। इसीलिए आजकल माशरे में हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी निगाहों के पर्दे उठा दिए हैं। लोगों की बहनों को हम गलत निगाह से देखते हैं और अपनी बहनों को हम बर्दाश्त नहीं करते और गैरत हमारी तब जाग जाती है। बेसिकली गैरत ये नहीं है मेरी नज़र में। अगर कोई भी अपनी माँ बहन बेटी बीवी से प्यार करता है ना तो वो ना वो गलत काम कर सकती हैं, तो ना ही गैरत के नाम पे उनका कत्ल किया जा सकता है। तो जब वो ज़रिया ढूंढ रही है तब वो आप अपने गिरबान में देखें कि आपकी वजह से वो इस तरफ गई है, उसको उधर भेजने वाले आप हैं तो उसको मारने वाले आप क्यों बन रहे हैं। मर्द का गैरत जो है ना ये बस गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए, गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए। तो जो है ना ये बिल्कुल नाजायज़ है। अगर घर में नहीं बनते तो तलाक ले ले, मर्द नहीं बनते तो मर्द ही तलाक दे सकते, अगर औरत भी तो औरत भी तलाक दे सकते। इस्लाम में तो हमारा सब कुछ जायज़ होता है, बहुत आसानी से होता है। अल्लाह ताला ने मर्द औरत को एक सरा बनाया है, मर्द औरत मिलकर काम करेंगे तो बेहतर है। अगर जो मर्द औरत को इस मुकाम पे उसको इज़्ज़त नहीं देगा तो वो मर्द नहीं है। मैं हर औरत को ये कहूँगी कि हर माँ अपने बेटे को ऐसी तरबियत दे कि वो ज़िंदगी में माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, उसकी इज़्ज़त करे। बेटा हो बेटी हो, हमेशा माँ के हाथ में होता है कि अपने बच्चे को तरबियत करे। हमारे साथ इस माहिर नफ्सियात मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा अपना वक्त देने के लिए। बहुत सेंसिटिव केस है ऑनर किलिंग। हमारे माशरे में इसकी रोकथाम के लिए जितनी भी आवाज़ बुलंद की जाती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाज़ ही आती है, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं आती। आप माहिर नफ्सियात हैं, जिस एंगल से आप चीज़ों को देख सकती हैं हम सिर्फ उस एंगल से लोगों को बता सकते हैं, हम खुद भी नहीं समझ पा रहे होते। ऐसे लोग जो गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं किसी भी रिश्ते को, क्या वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं या कोई स्पेसिफिकली उनके अंदर जो है वो फैमिली की तरफ से कोई फैमिली ट्री में चीज़ें आ रही होती हैं जिसको हम कहते हैं रवायतीपन? क्या समझती हैं आप? अनीला, बहुत खूबसूरती से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फैमिली में आ रहा होता है। ऑनेस्टली किलिंग ऑफ कोर्स कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं जिनमें लोग दूसरे इंसान को मार सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ऑनर किलिंग उनमें से नहीं होंगे। बिकॉज ऑनर किलिंग इज़ समथिंग जो कि आप हमेशा एक ऐसे इंसान को टारगेट करते हो जो कि एक तो वीकर है एंड देन उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है आपके लिए। और हमारे यहाँ पे औरत को एक्सप्लॉइट करना इज़ द ईजीएस्ट थिंग। आप इज्जत के नाम पे किसी भी जगह पे खड़े खड़े कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं और आप गुस्सा चाहे किसी और बात पे। बिल्कुल ऐसा। हाँ, ये इसमें हम ज़रूर कह सकते हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से जो चीज़ें जो बेसिकली एक हमारी सोशल लर्निंग है वो इस चीज़ को जो है वो इन्हेंस करती है और वही इस चीज़ की तरफ लेके जाती है कि औरतों के साथ आपने ट्रीट कैसे करना है। आप देखो ना, सिंस सेंचुरीज हमने औरत को एक सेकंड क्लास ह्यूमन के तौर पे ट्रीट किया है। एक सेकंड क्लास ह्यूमन के तौर पे जब आपने उसको ट्रीट किया तो उसका राइट टू लिव तो है ही नहीं कहीं पे। अभी से कुछ अरसे तक हम देखते हैं कि औरतों के साथ इससे भी वर्स जो है वो मामलात हुआ करते थे। अब तो थोड़े से बेहतर है, मगर इवन देन हम लोग जो है देख रहे हैं कि ऑनर किलिंग जो है वो हो रही है। सो अरब में एग्जैक्टली इट इज कमिंग थ्रू द ट्रेनिंग। ये एक जो जनरेशनल ट्रेनिंग हमारी हो रही है ये उसी का ही इफेक्ट जो है। अच्छा, अरब कल्चर में इस्लाम से पहले तो बेटी को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अब चूंकि इस्लाम ने सबसे पहले चीज़ें मुतारिफ करवा दी, उसके बाद बहुत सारे जैसे जैसे वक्त की जिद्दत आती गई, आप लोग जैसे माहिर नफ्सियात हैं अवेयरनेस सेशंस भी देते हैं, टीवी पे भी बताते हैं, क्या इंसानी दिमाग में वो सेशंस घुस नहीं पा रहे क्या, या उन्होंने एक जाल बना लिया अपने इर्द गिर्द के इसके अंदर कोई रेज नहीं जा सकती समझ बूझ की? देखो, हम कहाँ से आए हैं? इंडो पाक। आज भी दुनिया हमें इंडो पाक के नाम से जानती है। इंडो पाक, पाकिस्तान को दुनिया में लोग जानते हैं मगर फिर भी बहुत सारे लोग इंडो पाक के तौर पे जानते हैं। इंडिया की रवायात क्या थी वो हमें पता है कि सत्ती करने का रवाज उनका अभी थोड़े अरसे पहले ही ख़त्म हुआ है और अभी भी कई जगहों पे चल रहा है। कई जगहों पे चल रहा है। वहाँ पे क्योंकि औरत के साथ जो बिहेवियर था वो बहुत ही सब क्लास था, वो बहुत ही
जिसको आप कहेंगे बहुत डिग्रेड करके उसको रखा जाता था। अब क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन जो है, अब वही लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, वो मेंटेलिटी जो है उसको चेंज करने में, आप ये कहें कि एक दिन मैंने आवाज़ उठा ली और एक दिन आपने आवाज़ उठा ली, ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। आपको एक प्रॉपर जो है ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ेगी, और वो पेरेंटल ट्रेनिंग है बेसिकली, जो कि आपको शुरू करनी पड़ेगी कि आपने अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है। एंड इट इज़ नॉट ओनली कि ताहिरा और बात कर रही हैं और अनीला बात कर रही हैं, ये हर बंदे को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इज्जत के नाम के ऊपर कत्ल किया जाता है, जिसका क्राइटेरिया हमने खुद ही सेट कर लिया जी, किसी को बात करते हुए देख लिया तो इसको मार दिया गया कि जी इसका शायद इसका करेक्टर खराब था, जबकि अभी जैसे मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि हाउ इट इज़, हम डिटर्मिन कैसे करते हैं। लेकिन हम में से जब कोई बताने वाला मेंबर पे बैठा हुआ बंदा जब सिर्फ ये बताएगा कि इज्जत के नाम पे कत्ल किया जा सकता है, मगर किस तरह से क्या चीज़ें और क्या गवाही होनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें होंगी, वो तालीमात नहीं होंगी, तो फिर आधी तालीम तो इससे भी ज़्यादा जुल्म की तरफ आपको लेके जा सकती है। सो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे एक ऐसा मुल्क जो कि मज़हब के नाम पे बना हुआ है, जो कि मज़हब के नाम पे चलता भी है, सब कुछ होता है, जब तक उसमें मेंबर पे बैठा हुआ बंदा ये बात नहीं करेगा कि जी औरत को आपने सब क्लास इंडिविजुअल के तौर के ऊपर नहीं डील करना, उसको एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग इक्वल राइट्स के साथ ट्रीट करना, तब तक ये चेंज नहीं आ सकता। अच्छा, ये तो मौलम की जिम्मेदारी आ गई कि उसने मेंबर पे किस तरह से बताना है। ये मौलम की जिम्मेदारी इसलिए अनीला हमें समझना पड़ेगा। आपको याद होगा हमारा फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम चलता था, गवर्नमेंट ने साल हर साल उस पर इन्वेस्टमेंट की, वो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम कितनी बुरी तरह फेलियर हुआ ये हम सब जानते हैं। पोलियो वर्कर्स पे अटैक क्यों हुए थे? अल्टीमेटली जब तक हमने अपने मेंबर के बंदे को नहीं आगे लेके आए, उसने ये बताना नहीं शुरू किया कि शरीयत में क्या क्या चीज़ें हैं, तब तक लोगों ने बातें नहीं सुनी। सो इसलिए जब हम ये चाह रहे हैं कि हम औरत के राइट्स की बात करें, हम जो है जितने भी हमारे जेंडर हैं उनके राइट्स की बात करें, तो बहुत ज़रूरी ये है कि हमें हमारे जो मौलाना साहब हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग उन पे सवाल किए बगैर ईमान ले आते हैं, सवाल किए बगैर, जो कि हमारी गलती है, सवाल किए बगैर ईमान ले आते हैं। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम अपने मौलानास की सपोर्ट के साथ इस पैगाम को आगे से आगे। अच्छा, ये तो आगे मौलम की जिम्मेदारी कि उसने किस तरह से इसको डिलीवर करना है। बहसीत माहिर नफ्सियात, आप क्या समझती हैं, क्योंकि सेशन से मुराद ये होता है कि आप लोगों को गाइड कर सकें, बहसीत एक मर्द को एक बेटा, एक बाप, एक स्पेशली शौहर, क्योंकि जब उसके घर में एक फीमेल, क्योंकि बाप और बेटा तो वो है जिनके घर में एक खातून बचपन से पैदा हुई, सामने पली बड़ी, उनको पता है। शौहर के पास जो पता होता है ना, आपने देखा नहीं? हाँ एग्जैक्टली, लेकिन शौहर के पास, क्योंकि बाद में उसकी जो कैरेक्टर की गारंटी है वो शौहर पे आ जाती है। शौहर को कैसे नफ्सियाती तौर पर ख़ुद को तैयार करना चाहिए एक खातून को अपने साथ एडजस्ट करने के लिए, किन पहलुओं को समझना चाहिए, नफ्सियात क्या कहती है, आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? मैं अनीला एक बड़ी जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है वो ये है कि हमारा जो एक लूप पोल है ना, वो ये है कि आज तक औरत की तरबियत की गई, औरत की तरबियत के ऊपर फोकस किया गया, आदमी की तरबियत नहीं की गई। आदमी की तरबियत सिर्फ कमाने के लिए की गई, और वो कमाता है, इसलिए उसको बाकी सारे मामलात के बारे में, औरत को कैसे डील करना है, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसको देखना कैसे कि इसका कैरेक्टर खराब है भी है कि नहीं है, मैं कैसे ब्लाइंडली इसको ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई गई। सो वी नीड टू शिफ्ट, वो जो हमने एक औरत के ऊपर अपना स्कोप रखा हुआ है ना कि इसी की ट्रेनिंग करनी है, इसको आपको मर्द पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग दोनों की होनी चाहिए, और एज हस्बैंड तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का इंस्टीट्यूशन दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है, सबसे ज़्यादा अहम इंस्टीट्यूशन है हमारा, इसी से आपकी अगली जनरेशन जो है वो आनी है। और अगर शोहर जो है उसको ये तरीका सिखाया ही नहीं गया कि उसने अपनी बीवी की इज्जत कैसे करनी है, उसकी बात के ऊपर ट्रस्ट कैसे करना है, उसके साथ जो औरत दिन रात रह रही है उसको एनालिसिस कैसे करना है कि इसकी नीड्स क्या हैं, इसको मैंने कहाँ कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ कहाँ स्टैंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ रियली इनटू दिस, कि वो सिर्फ मैकेनिकल। मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि एज ए हस्बैंड आप जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं, ज़ाहिर है अब यंग जनरेशन आगे वो शादियाँ भी करने जा रहे हैं, आप उन्हें क्या समझाना चाहेंगी कि किन बेसिक्स 4 चीज़ों को अगर वो समझ जाएँ तो उनकी बीवी के साथ या उनके घर की खातून के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है और ये ऑनर किलिंग और ये वाक़यात थम सकते हैं? कुछ 4 फैक्टर्स ऐसे बता दीजिए। बिल्कुल ऐसी चीज़ें, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फिर कहूँगी तरबियत औरत से आएगी, डेफिनेटली उसके बाद से आएगी। और औरत को जो है अपने मर्द को, अपने बच्चे को ये तरबियत ज़रूर देनी चाहिए कि उसने अपने घर की औरत को और बाहर की औरत को इक्वल ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट के एलिमेंट में, और जो इज़्ज़त देने के मामले में वो भी इक्वल उसको ट्रीट करना है। एंड देन आपने अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कम्प्लीटली आपके ऊपर है, तो आपकी वाइफ जो है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आपने उसको सपोर्ट करना है। अनटिल अनलेस आपके ऊपर कोई प्रूफ हो जाती है चीज़
समटाइम्स तो मैंने देखा है लोग इतने भी अच्छे हैं कि प्रूफ भी हो जाती है तो वो माफ़ी की तरफ जो है वो जाते हैं जिसका एलिमेंट मौजूद है। सो अगर आप देख लेते हैं तो उसको कम्युनिकेशन के ऊपर लेके जाइए। कोई भी दिमाग में आपके शक आ जाता है अगर किसी भी किस्म का, छोटी सी भी बात है, उसको कम्युनिकेट कीजिए। अपने दिमाग में उसकी पूरी कहानी बना के कंक्लूजन की तरफ मत जाइए, अपने पार्टनर से उसको डिस्कस कीजिए ताकि वो मामला जो रिजॉल्व होने की तरफ आए और जो आपके दिमाग में शक व शुबहात हैं वो ख़त्म। लास्ट में एक मैसेज उन माओं के लिए भी जिनको बेटे की तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ना कि बेटी के लिए। हर माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा अपने बेटे की तरबियत के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए, बिकॉज औरत की तरबियत जो है ना वो अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी का एक ऑटो पे अब चल रहा है कि उसकी तरबियत करनी है, मगर मर्द की तरबियत के लिए अब हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और वो तरबियत करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं सोसाइटी में चेंज आ सके। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत डिटेल गुफ्तगू की इसी हवाले से कि जहाँ हम अपनी बेटी की तरबियत कर रहे होते हैं वहाँ अगर हम बीच में 40% या 50% भी अपने बेटे की तरबियत करना शुरू कर दें तो माशरा जो है वो सुधर सकता है। असल में हक़ाइक़ क्या थे, ये जो वाक़या गैरत के नाम पे कत्ल का हुआ, इसका नतीजा अब तक क्या निकला, आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं। मुझे लगता है हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो आखिरी सांसें ले रहा है। हमने वो पढ़ा है, रेटिंग्स पढ़ी हैं कि दुनिया में हमारा जो नंबर है, तो इसको हमारा बेहतर कैसे किया जाएगा? बेहतर यही है कि जिनका काम है जिस डिपार्टमेंट को ठीक करना वो उस तरफ तवज्जो करें, वो दूसरे इदारों दूसरों के घरों की तरफ ना देखें कि मैंने पुलिस को ठीक करना है। मिसाल मैं अपने चीफ जस्टिस साहब की बात आप तक तो मामला वकला तक या अदालतों तक तो मामला तब आएगा ना जब वो इंसाफ लेने वाला उसे कोई यहाँ तक पहुँचाएगा। उनको इंसाफ लेने के लिए उनके क्योंकि ऑनर किलिंग ज़्यादातर या बाप मार रहा है, भाई मार रहा है, खामद मार रहा है, ससुर मार रहा है, घर का कोई रिश्ता मार रहा है, तो उन ख्वातीन को तो आगे आने ही नहीं दिया जाता है। विमेन प्रोटेक्शन ब्यूरोज बने, बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत भी हुई, लेकिन कवानीन हम फिर देखते हैं कि कहीं ना कहीं आके किसी न किसी वजह से मुद्दई चुप करके बैठ जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती। आप तक तो बात की बात है, मुझे सिर्फ यहाँ पे ये बताइए उन ख्वातीन की अवेयरनेस के लिए कि उन्हें किस तरह से इसको प्रोसीड करना चाहिए कानूनी तौर पे मदद लेने के लिए, और हमारा कानून किस तरह सज़ा देता है एक्यूज्ड को, कल्प्रिट को। अच्छा, सबसे पहले तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। आप जिस तरह प्रोग्राम कर रही हैं डेफिनेटली हज़ारों लाखों लोग उसको देखेंगे। अपने राइट्स का पता होना, ख़ास तौर पर ख़वातीन को जिस तरह उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की जाती है, उनको अपने राइट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, और उनको किन किन फोरम्स पर मैं जा सकती हूँ उन फोरम्स का उनको पता हो। वो कौन कौन से फोरम्स? वो कौन कौन से, मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो मैं अप्रोच करूं पुलिस को, अपना जो करीबी पुलिस स्टेशन है, अगर वहां पर मेरी बात नहीं सुनी जा रही तो बताया जाता है कि आईजी पंजाब उनका एक कंप्लेंट सेल है, उस नंबर तक मैं वो अपना जो मेरे साथ रवा रखा गया थाने पहुंचने पर, तो मैं वहां पर वो जाऊं। अगर सोशल मीडिया पर किसी न्यूज़ चैनल के तक उसकी रसाई हो सकती है तो उसके ज़रिए। इसी तरह अगर आपको कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर या सोशल मीडिया के ज़रिए आपको हरासमेंट की जा रही है तो FIA साइबर क्राइम को आप अप्रोच करें। ये तो हरासमेंट में ऑनर किलिंग की तरफ आ गई ना। एक खातून तो मर गई, अब उसकी मुद्दई या तो उसकी माँ होगी या उसके घर में कोई उसकी बहन होगी। ज़ाहिर है ख्वातीन में से कोई बनता है, मर्द मुद्दई नहीं बनते क्योंकि उन्होंने तो मारा होता है गैरत के नाम पे। तो उन ख्वातीन को, हाँ, इस केस में भी वो बताया जाता है कि फादर भी उसके वालिद भी और उसके ससुर भी, वालिद ने इजाज़त दी कि तुम जो मर्जी इसका करो। मैं एक तो ये सोच बड़ी तब्दील करने की ज़रूरत है। हमने गैरत पता नहीं किसी मखसूस चीज़ में गैरत रख दी कि ये चीज़ जो है इसमें गैरत है। भाई गैरत झूठ बोलने में भी है, गैरत मिलावट करने में भी, गैरत धोखा दही करने में भी, किसी दूसरे का हक मारने में भी गैरत है। हमने सिर्फ औरत के किसी मखसूस बॉडी पार्ट के साथ। बस वक्त बहुत कम है क्योंकि मेरे और मेहमान भी जो हैं उनको भी मैंने ज़ाहिर है प्रोग्राम का हिस्सा बनाना ताकि हम अवेयर कर सकें लोगों को। सिर्फ मुझे 2 लफ्ज़ कंक्लूड कीजिएगा कि इसकी सज़ा क्या होती है गैरत के नाम पे किसी को कत्ल करने की, और इसका फ़ाइन और अगर इम्प्रिजनमेंट है तो रिग्रेस है या क्या है, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी बता दें। अच्छा, कंदील बलोच के कत्ल केस का आपने हवाला दिया, उससे पहले ये होता था कि गैरत के नाम पर कत्ल, वो मुल्ज़म जो है ये प्ली लिया करता था कि जी सडन एक प्रोवोकेशन हुई और मैंने उसको गैरत में आकर मार दिया। और अब देखें जो खातून कत्ल हुई उसके केस का मुद्दई उसका वालिद बना। अगर भाई ने मारा हुआ है तो वालिद जो है वो कहता है बेटी मर गई है तो बेटा भी मेरा अगर फांसी क्यों गवा दूँ तो चलो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, ऐसा होता था। लेकिन कंदील बलोच के कत्ल के बाद जो डेवलपमेंट हुई उसके ऊपर जो जजमेंट आई उसमें कोर्ट्स ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। गैरत के नाम पर कत्ल करने वाला जो है वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, वो काबिल सुलह या काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं है। किस दफ़ा के तहत कार्रवाई की जाएगी? ये दफ़ा 302 ही लगेगी
لگے گی، لیکن ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہوتا تھا جی وہ اس نے معاف کر دیا، کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے تو اس کو کہا کہ نہیں غیرت کے یعنی کہ نام اس پر میں قتل۔ دیت اور قصاص اور یہ چیزیں لے کر جو ہے وہ معافی تلافی وہ نہیں، پروٹیکشن لی جاتی تھی جی، معاف کر دیا، قصاص لے لیں، دیت لے لیں، ایسا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اس کو بین کیا گیا، انہوں نے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل جو ہے یہ کمپاؤنڈیبل 302 میں اس کو ریگریس امپریزنمنٹ لائف ٹائم بھی دی جا سکتی ہے اور اس کو ڈیتھ سینٹنس بھی دی جا سکتی ہے، اس کو عمر قید بھی دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے قانونی طور پر جو ہے ساری چیز سمجھا دی ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو بھی، ان خواتین کو جو اپنے گھر میں پس رہی ہیں لیکن ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی ان کی بہن بیٹی قتل ہو جاتی ہے اور وہ چپ کر کے اس بات کو دبا دیتی ہیں کہ اب کس طرح سے آگے بڑھا جائے، تو یقیناً ان کے لیے یہ بہت سننے کی چیز تھی کہ قانون کیا کہتا ہے، دین اس پر کیا کہتا ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر مفتی محمد ندیم ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ غیرت کے نام پہ قتل ایک قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن جو سو کالڈ غیرت کا نام لیتے ہیں تو غیرت تو سب سے پہلے دین نے ہی سمجھائی تھی کہ غیرت مند ہونا کیا ہوتا ہے، تو کیا دین اجازت دیتا ہے غیرت کے نام پہ قتل کی کسی بھی زمرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ محترمہ۔ ہمارا دین فطرت ہے، اور یہ دین ایسا ہے کہ جس نے ہمیشہ امن کا، سلامتی کا اور محبت کا درس دیا ہے، اور یہی اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک بندے کو قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا تو اس نے ایک کو نہیں قتل کیا، وہ ایسا ہے کہ اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ بے شک۔ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی، اس نے ایک کی نہیں بچائی، اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ یہ جو قتل ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ خود اٹھے اور کہے کہ میں بدلہ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ قاضی کے پاس جایا جائے گا، جی، جج، قاضی، عدالت، قضا، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد قانون اس کو سزا دے گا۔ اگر وہ خود قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے، سپوز کسی کے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، اگر وہ بندہ اٹھے اور اس کو قتل کر دے، قاتل کو، تو یہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جیسے وہ پہلے والا قاتل تھا۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو اسپیسیفک یہ کیس ہے، اس میں ایک محض شک کی بنیاد پر کہ صرف ان کو ایک ساتھ اکٹھے دیکھ لیا، وہ کسی غیر اخلاقی حالت میں بھی نہیں دیکھا، لیکن جسٹ ایک دیکھ لیا بہو کو سسر نے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اور اس نے اس کا قتل کا ڈرامہ رچایا اور اس کے باپ کو بھی بلوایا اور باپ بھی شامل نکلا، اس نے کہا کہ مار دیجئے، میں نے آپ کو شادی کر کے دے دی، جو مرضی کیجئے اس کے ساتھ۔ یہ ہمارے معاشرے کا محترمہ ایک المیہ ہے اور قابل افسوس ہے کہ ہم معمولی سی بات پر قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی بتائیے گا، کیا دین کہتا ہے کہ بیٹی بیاہ کے دے دو تو اس کے بعد سسرال والے جو مرضی کریں آپ آنکھیں بند کر لو؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں کی جائے گی، مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک کے حقوق ہیں، ہر ایک کے فرائض ہیں، دین نے رائٹ سب کو دیے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے دے دیا ہے تو اب جو مرضی کرو، نہیں، جو مرضی کا تصور دین اسلام میں نہیں ہے۔ دین نے ہر ایک کو اس کے فرائض اور حقوق کا تعین کر دیا ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ دین کو آڑ بنا کے جو لوگ غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں، دین ان کے لیے کس طرح کی سزا کا حکم دیتا ہے؟ جی، دین ان کے لیے یہی حکم دیتا ہے جو پہلے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، اب اس اسپیسیفک کیس میں جیسے ایک بچی کو، ایک خاتون کو ایک شک کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا ہے، تو اگر واقعی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، یا جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر اس میں کچھ تھا بھی تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا عدالت میں جا کر، جج اور قاضی کے سامنے جا کر۔ یہ پوری مکمل اسلام کے نظام شہادت کی روشنی میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا واقعی جرم اس نے کیا ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص نے، جب قرآن کریم میں آیات قذف نازل ہوئی جس میں قذف کی سزا، یعنی قذف یہ ہے کہ کوئی شخص اب کسی پاک دامن عورت کے اوپر بہتان لگائے تو اس کی سزا، اور اس کے ساتھ ہی پھر ایلاق سے متعلق آیات ہیں، سورہ نور کی ابتدائی آیات وہ نازل ہوئی۔ تو ایک صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار کے ایک سردار تھے، عرض کرنے لگے حضور اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ دیکھوں تو میں اس کو قتل نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا نہیں، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، ہاں اس کو کوئی اور تنبیہ کر سکتے ہو، کوئی اس کو سرزنش کر سکتے ہو، کوئی دوسری سزا دے سکتے ہو، قتل کرنا صرف قاضی کا، قانون کا، عدالت کا اختیار ہے، سزائے موت دینا صرف اس کا اختیار ہے۔ بہت شکریہ
मुफ्ती साहब, कानून क्या कहता है और हमारे दीनी कवानीन क्या कहते हैं, हमारी हुदूद लॉज क्या कहते हैं? आपने बहुत डिटेल से बताया। यकीनन एक कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस दीन ने रिश्तों की तमीज़ सिखाई, जिसने दुनिया में आपको ये सेंस दी कि एक गैरतमंद इंसान होता क्या है, उसी दीन को आड़ बनाकर आप इतना बड़ा गुनाह अजीम करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने दीन के लिए किया, या हमें दीन में ये पढ़ाया गया, या हमें ये बताया गया कि ये गलत है या सही है। पहले ये तो जान लीजिए कि वो दीन थोड़ा सा एक यहाँ एक दो जुमलों का इजाफा करूँगा। ये हमारे दीन के साथ जिहालत की वजह से है, चूँकि हम लोग इस एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ हमारे पास दीन का इल्म बहुत कम है, या यूँ कह लें कि मतलब की शरीयत बना लेते हैं। हाँ जी, अपनी मर्जी की हम बात करके उसको दीन का लिबादा उड़ा देते हैं कि जी ये दीन ऐसे कह रहा है, हालांकि दीन की वो तालीमात दीन की तालीमात नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। माशरे की तरबियत और सुधार का इन्हिसार हर घर के हर फ़र्द की इनफरादी तरबियत पर मुनहसर है। वाक़यात तरूनुमा होते रहते हैं, हम आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, आप भी देखते हैं और अफसोस करते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन आखिर कब तक? आज मैंने आवाज़ उठाई, कल कोई और भी उठाएगा, लेकिन इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है हमें ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की, जो सीख सकते हैं खुदा रा सीखिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।